हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो पॉडकास्ट विद शुभम। आज का पॉडकास्ट बेहद बेहद खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे तमाम ऐसे निवेश विकल्पों पर जो इस समय दरअसल लड़खड़ा रहे हैं। लड़खड़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक अपने सर्वोच्च स्तर से 15% तक टूट चुके हैं। ये बात है सेंसेक्स निफ्टी की। थोड़ा बाजार में नीचे उतरिए तो नुकसान 50% और 60% तक के हैं। जी हाँ, मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड वालों को चिंता कम ज़रूर हो, लेकिन चिंता उन्हें भी है। वो इसलिए क्योंकि एमफी का डेटा बताता है कि सिप रुक रही हैं, सिप टूट रही हैं। नई सिप आने से ज़्यादा टूटने की रफ्तार है। तीसरे कोने में देखिए तो बिटकॉइन भी पिघल रहा है। 80,000 का एक लेवल जो बताया जा रहा था कि काफ़ी मजबूत सपोर्ट है, कल उसके भी नीचे चला गया। तमाम एक्सपर्ट ने एक सपोर्ट की लाइन लगा के रखी थी, इसके नीचे तो नहीं जाएगा। बिटकॉइन ने वहाँ भी चौंकाया। तो जब शेयर बाजार पिघल रहा हो, शेयर टूट रहे हों, सिप रुक रही हों और बिटकॉइन भी लड़खड़ा रहा हो, ऐसे में करें क्या? शायद आपके मन में भी ये सवाल होगा। राय रखने की कोशिश आज के पॉडकास्ट में किसी एक ऐसे व्यक्ति से थी जो दरअसल खुद जी चुका हो बाजार को। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान संजय कथुरिया जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम जी, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया इस शो पे। संजय जी की खासियत ये है कि संजय जी चुनिंदा उन लोगों में से हैं, उन एक ऐसे फाइनेंशियल कोच हैं जिन्होंने दरअसल जो कहते हैं वो जी के देखा है, वो आत्मसात किया है। वो दावा करते हैं कि 39 साल की उम्र में उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है, जिसे अचीव करने में दरअसल लोगों की जिंदगी लग जाती है। ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या ऐसा अब किया जा सकता है? क्या बाजार की मौजूदा गिरावट इस बात का संकेत है कि अभी भी अवसर बचे हैं? आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा। सर, मेरा पहला और सीधा सवाल, बाजार में गिरावट 15% सेंसेक्स निफ्टी नीचे है, ये अभी शुरुआत है या आपको लगता है कि नहीं, अब हो गई गिरावट, बाजार वापसी करेंगे? देखिए, क्या है कि बाजार जो है ना वो तरबूज की तरह है। आपको हरा भी देखना होता है और उसका लाल भी देखना होता है। तो सिर्फ हरा देख के आप चेक नहीं कर सकते, आपको लाल भी देखना होता है। और आप जब निवेशक होते हैं तो आपको लाल देखने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप हरे के लिए एलिजिबल बनोगे, नहीं तो आप हरे के लिए एलिजिबल नहीं बनोगे। शेयर मार्केट में रहने में इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपको मानसिकता की ज़रूरत है कि आपकी मानसिकता ठीक होनी चाहिए। अब मार्केट्स किसी की नहीं सुनते। हम कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि बाजार से बहस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बाजार बहुत बड़ा है। बिल्कुल। बाजार मेरे और आपकी वजह से नहीं चल रहा है, एक बहुत बड़ा पूल है जिसकी वजह से बाजार चलता है। और बाजार जो है, हम कहते हैं स्टॉक मार्केट इज इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म, फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। मार्केट जो है भावुक हो जाता है शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली रहता है। ऐसे कई अवसर आते हैं जब मार्केट्स बहुत गिरती है और रिकवर कर जाती है। रिकवरी का टाइम लिमिट अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आज रिसर्च कर रहा था कि क्या ये पहली बार हुआ है कि आज मार्केट 15% गिरी है, निफ्टी 15% गिर गया? नहीं, पहली बार नहीं हुआ। ज़्यादा दूर नहीं, 1.5-2 साल पहले ही निफ्टी करीबन 12% गिरा था। उस 12% जब से, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ 12% गिरना तक, वापस उसने जो कवर किया उसमें उसको 10 महीने लगे। तो यानी 10 महीने का ऐसा पीरियड था कि वो गिरा भी और वो उठा भी, ठीक है। अब उससे थोड़ा पहले, 2-1 साल पहले चलते हैं, कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं कोविड पे नहीं आया हूँ। अब कोविड से एक और स्टेप, मतलब और थोड़ा पीछे चले, और कोविड के बाद वो था कि मार्केट गिरी करीबन 18%, 16 से 18%। उसको रिकवर करने में लग गए करीबन 18 महीने। फिर कोविड इटसेल्फ, कोविड में मार्केट गिरी करीबन 35-40%। बिल्कुल। और उसको रिकवर करने में लगे 10 से 12 महीने। उससे पहले चलते हैं 2015 के आसपास, मार्केट गिरी करीबन 20-22%। उसको रिकवर करने में लग गए 2 साल, मतलब वापस उस पॉइंट पे आने में लग गए 2 साल। उससे पहले हम 2008 में चलते हैं, मार्केट गिरी करीबन 55-60%। उसको रिकवर करने में लग गए 3 साल। कहानी क्या है? कहानी ये है कि हर बार मार्केट नीचे जाएगी और रिकवर कर जाएगी। टाइम का फ़र्क होता है, कभी 10 महीने में करेगी, कभी 20 महीने में करेगी, कभी 30 महीने में कभी करेगी और 40 महीने में करेगी। यही इस मार्केट का फ़र्क होता है। क्या आज से मार्केट नीचे नहीं जा सकती? मैं नहीं जानता, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, और कोई इकोनॉमिस्ट भी ये बात नहीं जानता। नहीं जानता, बिल्कुल। किसी इकोनॉमिस्ट ने 26,000 जब निफ्टी का लेवल था, ये नहीं कहा था कि वो 22,000 आ जाएगा, किसी ने नहीं कहा था, ठीक है। तो और मुझे आप बता दो कि कोई एक ऐसा इकोनॉमिस्ट जिसने स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए हो। कोई भी इकोनॉमिस्ट स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना पाता, क्योंकि वो
रोज जो कोशिश करते हैं कि मार्केट को टाइम करे, अच्छा अब ऊपर जाएगी भी नीचे जाएगी, पर एक व्यक्ति जो लेके भूल जाए 30-40 साल, वो जरूर पैसे बना लेता है। तो मार्केट में, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रेस, एक निवेशक का स्ट्रेस जिंदगी भर का यही है कि यार मार्केट नीचे क्यों जा रही है। संजय सर, एक चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, मैं प्रैक्टिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा एक्शनेबल पॉइंट बताते हैं। हम देखते हैं 15% निफ्टी गिरा, 15% सेंसेक्स गिरा, लेकिन लोग खरीदते तो सेंसेक्स निफ्टी है नहीं। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक की बात करें तो उन्होंने तो कोई स्टॉक खरीदा होता है जो हो सकता है 30% गिरा हो, 40% गिरा हो, लेकिन ये जो मोटी 15% गिरने वाली गिरावट है उसमें उनकी चोट कितनी गहरी है ये तो उनका पोर्टफोलियो बताएगा जी। तो समस्या ये है कि हम वो 15% की गिरावट देखें या अपने पोर्टफोलियो की 50-60% की गिरावट देखें, उससे कैसे पार पाई जाए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने स्टॉक्स, कोई व्यक्ति ने स्टॉक क्यों खरीदा था? ऊपर जाएगा नहीं, उसने स्टॉक इसलिए खरीदा था कि किसी दोस्त ने बता दिया या किसी ने टीवी पे आके बता दिया ये स्टॉक अच्छा है। उसने खुद कितनी रिसर्च करी, उसको उस कंपनी का धंधा भी पता है क्या? मैं ये गारंटी करके दे सकता हूँ कि जो लोग कंपनी ओन करते हैं, आप एक कंपनी का समझो, आप कोई भी कंपनी का RVNL का स्टॉक ओन करते थे, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है RVNL का रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, उसका धंधा क्या है, आगे उसके पास कितने वर्क ऑर्डर्स हैं। आपने क्या रिसर्च करी थी? भैया आप एक बिजनेस खरीद रहे हो। हम यहाँ टमाटर खरीदते हैं ना, तो एक बार टमाटर को चार तरफ से देख लेते हैं, अच्छा ठीक है ना, पोला पोला है ना, अच्छा गंदा तो नहीं है, देखते हैं ना। बिल्कुल 10 रुपए का टमाटर भी खरीदते हैं ना, तो ठीक से देख लेते हैं। पर 10 लाख रुपए का स्टॉक खरीदने से पहले कोई नहीं देखता। और यही मेरी नाराजगी है सबसे, कि भाई आप स्टॉक खरीद ही क्यों रहे हो? स्टॉक खरीदना आपका काम नहीं है, आपका काम है म्यूचुअल फंड खरीदना। क्यों? क्योंकि वहां एक मैनेजर बैठा है और वो मैनेजर स्टॉक्स खरीदना जानता है, क्योंकि जब वो खरीदता है उसको पहले पूरी थीसिस बनानी पड़ती है। बिल्कुल कि वो क्यों खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है। अच्छा, फिर अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, आप घुस गए अंदर, अब निकाल के दिखाओ। 60% आपका पोर्टफोलियो डाउन है, अब आपकी हिम्मत ही नहीं होगी निकल। पर अगर यही आपने कंपनी सोच के खरीदी होती, समझ के खरीदी होती, रिसर्च करके खरीदी होती, और उसके बावजूद भी वो 50% गिरती, आपको चिंता नहीं होती, बोले हाँ ठीक है अभी गिर गई, 5 साल बाद ये 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि कंपनी मजबूत है। बिल्कुल। तो यहां प्रॉब्लम क्या है? पीटर लिंच ने इस प्रॉब्लम को 2 लाइनों में उसका समावेश किया था। पीटर लिंच एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है, उनकी बुक है वन अप ऑफ द वॉल स्ट्रीट, मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा था यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड यू शुड नो व्हाई यू ओन, यानी कि आप क्यों खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो 99.9% निवेशकों को नहीं पता होती। और इसलिए वो इस टाइम पे डिस्ट्रेस में है, क्योंकि जब उन्होंने खरीदा था उनको कुछ पता नहीं था उस कंपनी के बारे में, उसके किसी दोस्त ने बोला होगा या मार्केट के किसी विशेषज्ञ ने बोल दिया होगा टीवी पे, तो उसकी सुन के इन्होंने खरीद लिया होगा। आपको पता है मैं स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं करता, मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता, क्योंकि मेरे को समझ भी है, मैं रिसर्च भी कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे क्या लगता है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड है उसमें दे दो। अब म्यूचुअल फंड में विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, आप उसमें सिलेक्ट कर लो जो आपकी चॉइस के हिसाब से। अब जब संजय जी इतने ज्ञानी ध्यानी होकर स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं, तो वो कह रहे हैं आप भी स्टॉक मत खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, जो आपको अच्छा लगता हो। तमाम म्यूचुअल फंड हैं, उस पर हम बात करेंगे सर। लेकिन क्योंकि आप सोशल मीडिया के एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मैं कई रील्स देखता हूँ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे अभी तो शुरुआत है, 2025 में देखो क्या होने वाला है और 2026 में क्या होने वाला है, पता नहीं उनके पास कौन सी जानकारी ऐसी है। तो आपको भी क्या कुछ ऐसा लग रहा है 2025 में, ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है बाजार में? देखिए, मैं ये अगेन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो मैं आंसर मेरे पास तो नहीं है, पर मैं 2-3 चीज़ें मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये साल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल टर्मोइल बहुत चल रहा है। बिल्कुल। एक तरफ नए राष्ट्रपति आए हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे हर जगह, ऐसा वो कह रहे हैं, पर वो मुकरते भी बहुत जल्दी हैं बिल्कुल बात से अपनी, ठीक है। तो ही इज़ वेरी फ्लूइड, मतलब उनके डिसीजंस का पता नहीं चलता, तो वह है उनका एक नेचर है। और उसके अलावा भारत में जो प्रॉब्लम चल रही है, भारत में प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कंपनीज जो है ना, क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाई, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट बहुत खराब रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये तिमाही अच्छा रिजल्ट देंगे तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आने के चांसेस हैं, पर अगर नहीं है तो मुश्किल है। दूसरा, लगता है कंजम्पशन को मूव करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी पीछे एफर्ट हुआ है, पर उस एफर्ट का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल एफर्ट हुआ और कल के कल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 12 लाख की तनख्वाह की लिमिट तो अगले साल से लगेगी।
इस साल तो फिर भी वो 7 लाख के हिसाब से ही टैक्स देना है। बिल्कुल। और तीसरा मुझे जो डर लगता है वो ये लगता है कि जो हमारे एसआईपी इन्वेस्टर्स का धैर्य टूट रहा है, जो पहली बार उन्होंने मार देखी है जिंदगी में, तो उस वजह से अगर उन्होंने ज़्यादा एसआईपीज बंद करी या विड्रॉल चालू कर दिया, एसआईपी बंद करी तो भी चलो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, अगर विड्रॉल कर लिया तो एक तरफ तो एफआईआई बेच रहे हैं, एक तरफ अगर ये भी बेचने लग गए तो एक समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। सर एफआईआई क्यों बेच रहे हैं, क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है इंडिया में क्या बदल गया? ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं कि आज नहीं खरीदा, मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर हमने मजबूत कंपनी खरीदी है, आज नहीं बढ़ेगी, अगले साल बढ़ जाएगी, 6 महीने में बढ़ जाएगी। तो एफआईआईज पर ऐसा कौन सा दबाव, उनको ऐसी कौन सी बड़ी समस्या दिख रही है जो एक सिरे से बस बेचते ही चले जा रहे हैं? देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, ये बहुत बहुत डीप क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि लोग इसको बहुत ध्यान से सुने आंसर को। अब एफआईआई है ना, वो इंडिया का मोहताज नहीं है, उसको प्योर रिटर्न्स चाहिए। उसने मार्केट में एंटर किया 2019-20 में कोविड के बाद, जब उसके पास बहुत पैसे थे। उसने लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूएशंस पे कंपनी को खरीदा, ठीक है। और अब आते 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 वो देख रहा है कि प्राइस टू अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स नहीं बढ़ रही, प्राइस टू अर्निंग्स बढ़ रहा है। तो उनके ना वो रेड जोन्स होते हैं, तो वो रेड जोन पे अलार्म बज गया कि भाई यहाँ पे अब अपने को एक एक्सपेंसिव हो गई है कंपनी, एग्जिट लेना बनता है। पर उनकी टीम्स ये भी देखती रहती हैं कि अगर पैसा ले लिया तो अगला कहाँ, नेक्स्ट वेयर। तो अब आप बिलीव नहीं करेंगे, चाइना मार्केट ने पिछले 6 महीने में हैंगसेंग ने 17% का रिटर्न दिया। तो ये जो सारा पैसा उठा सितंबर से, 6 महीने हुए, पूरा पैसा उठ के 27 सितंबर को हमने टॉप मारा था, वहां से लेके आज तक जितना पैसा है वो जा रहा है अब चाइना और यूएस में। यूएस में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आए तो एक स्टेबिलिटी और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, तो जिससे बॉन्ड्स जो है सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा रिटर्न्स बनने लग गए। तो एफआईआई ने वहाँ पैसा उठा के डाल दिया। जापान मार्केट में अब वॉरेन बफेट का कहा जा रहा है कि वो जापान मार्केट को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, अब वो वहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो एफआईआईज जो है ना वो एक देश के मोहताज नहीं होते। एफआईआईज क्या करते हैं, एफआईआईज ये देखते हैं मुझे सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ बन सकता है अगले कुछ सालों में, और उनकी टीम्स होती हैं, उनकी रिसर्च होती है, जिस वजह से वो ये सब काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको लगा जी इंडिया में हमने एक बुल रन थी, वो हमने खा ली, तो हमारा टाइम आ गया इसमें से निकलने का, ठीक है। पर आप जो है, आप तो एफआईआई है नहीं, तो आपको आप सेम बिहेवियर नहीं रख सकते, क्योंकि आपको नहीं पता था। अब तो आप रिएक्ट करना चाहते हो, अब जब ऑलरेडी मार्केट 15% डाउन है, आपका पोर्टफोलियो 60% डाउन है, अब आप बेचोगे तो आप तो खत्म हो जाओगे। आपने तो बड़े अरमानों से पैसे डाले थे, 10-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, आज वो रह गए 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो अगर आप अब इस डिसीजन को लोगे तो हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप अपना पैसा नहीं बना पाओगे। अच्छा संजय सर, एक जिज्ञासा है मन में, एफआईआईज को फॉलो करने का कोई तरीका है आपके पास म्यूचुअल फंड के रास्ते के, कि हम एफआईआईज को फॉलो करें, जहां वो जाएं, अमेरिका जाएं, चाइना जाएं, यूएस जाएं, कैसे सर? देखिए बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, एफआईआईज की मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। एफआईआईज इंडिया से जब पैसा निकालते हैं तो एफआईआईज का डेटा तो रोज आता है, ये तो डेटा रोज आ रहा है कि वो पैसे निकाले जा रहे हैं। तो आप भी निकाल सकते थे अगर आपको लगता है कि एफआईआईज। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है क्या, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उसमें पैसा डाल दिए, जैसे ग्लोबल फंड है, तमाम फंड हैं, आपको लगता है ऐसे फंड्स भी हैं या होने चाहिए कि हम एफआईआईज को फॉलो करेंगे आंख बंद करके, जब वो निकालेंगे हम निकल जाएंगे, जहां लगाएंगे वहां लगाएंगे? एफआईआई की कॉपी ट्रेडिंग तो नहीं है इस तरीके से, वैसे ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैसे बहुत बड़ी कि एफआईआई जो कर रहे हैं वो करे, बट एफआईआई भी अलग अलग प्रकार के हैं और हर एफआईआई अलग तरीके से सोचता है। हो सकता है उसने यहाँ से पैसा निकाला, कुछ एफआईआई जापान डाल देंगे, कुछ एफआईआई चाइना डाल देंगे, कुछ एफआईआई यूएसए डाल देंगे। उनका नेचर होता है, उनका एक कमिटमेंट होता है, उनका एक इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट होता है जिसके हिसाब से वो निवेश करते हैं। तो एकदम कॉपी करना मुश्किल भी है उनको। चलिए अब आप सर थोड़ी सी दृष्टि घुमाइए शेयर बाजार से बिटकॉइन की तरफ, या कहिए क्रिप्टो करेंसी की तरफ। यहाँ भी सर बड़ी तबाही सी मची हुई है, 1,09,000 8,000 तक हम पहुँच गए थे। अब उसके बाद अगर आप देखिए बिटकॉइन जो सबसे मतलब झंडा बरदार उसी को माना जाता है, वो अब सर कल 80,000 के नीचे भी चला गया, अब 85-86 तक पहुँच गया जब हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज़ में जो फ्रेंजी थी वो अब ख़त्म हो गई है और अब इसमें बहुत भविष्य नहीं बचा है, या आपको लगता है नहीं अभी एक बार दोबारा तुमको वो 20,000 30,000 वाले लेवल मिलेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन की दो चीज़ें, बिटकॉइन की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे वॉरेन बफेट से आप पूछोगे तो वो तो बिल्कुल ही उसको रबिश कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई जो चीज़ मैं देख ही नहीं सकता, टच ही नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, वो क्या ही देगी। बोलते अगर मैं कोई ज़मीन ले लूँ, फार्म ले लूँ, तो मुझे पता है उसमें से उत्पाद निकलेगा और उत्पाद में से पैसे बनेंगे। बट
इसमें मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। तो एक तो वो वाला थीसिस हमेशा इनके अगेंस्ट रहता ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर हम सोचे तो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी भी चीज़ का ऊपर जाना। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, 1990 में अमेजॉन आई। अमेजॉन के पास खुद की किताबें नहीं थी, खुद का स्टोर नहीं था, कुछ नहीं था, ऑनलाइन दुकान थी, ठीक है। लोगों ने अडॉप्ट किया, आज भी वो ऑनलाइन दुकान दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी है। ऊबर जब आई तो उसके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं थी, खुद का ड्राइवर नहीं था, खुद का पैसेंजर नहीं था, पर वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो गई और आज वो एक इतनी बड़ी एंटरप्राइज बन गई, ठीक है। जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया इंडिया में, उनका ना कोई खुद का रेस्टोरेंट है, ना कोई खुद का बावर्ची है, एग्रीगेटर है, पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो गई। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो गई तो उनका वैल्यूएशन बन गई कंपनी की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से क्रिप्टो का अडॉप्शन उसकी वैल्यूएशन को ड्राइव करता है। दूसरा टाइप ऑफ क्रिप्टो जो है, जैसे इथीरियम है, सोलाना है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर एप्स बनती है, तो उसमें यूज केस है कि इथीरियम का एक प्रॉपर यूज केस है। बिटकॉइन का कोई ऐसा नहीं है, L1 नहीं है कि बिटकॉइन के ऊपर कोई ऐप बन रही है। तो बिटकॉइन मुझे लगता है कि अभी पीछे जो ऊपर गया था वो इसलिए गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं इसको अडॉप्ट कर लूंगा। जेपी मॉर्गन चेज ने खरीदने के लिए निकाला, तो अचानक से एक फ्रेंजी आई और उसमें खरीदा गया। बट इसको सस्टेन कैसे करेंगे? कोई भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए उस चीज़ की वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अब वो वृद्धि कैसे होगी? वो टाइम से होगी, तो बीच में ये फ्लक्चुएशंस आती रहती है। अगर आपको क्रिप्टो में निवेश करना है तो आप क्रिप्टो में वो पैसा डालिए जो आपका हाई रिस्क पैसा है, क्योंकि ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। ये रिटर्न्स भी पागल जैसा दे सकता है, पर पैसा उड़ा भी सकता है आपका, उड़ा भी सकता है। अभी आप देखिए पीछे वजीर एक्स करके एक हमारा एक्सचेंज था, उसमें प्रॉब्लम हुई। आज बिट एक्सचेंज या बाइट एक्सचेंज, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, उस एक्सचेंज से भी बहुत सारे क्रिप्टो चोरी कर दिए गए। तो ये सब प्रॉब्लम्स चलती रहती है। आप देखेंगे नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ की सीरीज़ बनी हुई है जिसमें बिटकॉइन के लेके फ्रॉड्स हैं या फिर एक्सचेंजेस को लेके फ्रॉड है। FTX जितना बड़ा एक्सचेंज में प्रॉब्लम आई, इवन बाइनेंस तक के एक्सचेंज में प्रॉब्लम आई। तो एंड ऑफ द डे अभी बहुत नेसेंट बच्चा है, एडॉप्शन बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, अभी फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, क्रिप्टो को लेके फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है भाई। तुम्हारा मीम कॉइन्स, मतलब आप सोचिए ये पेनी स्टॉक्स लोगों की जो आदत है, मीम कॉइन्स भी वही हुए। सही बात है। तो मुझे लगता है कि आप अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एक समझ लाइए कि ये हाईली वॉलेटाइल एसेट है, रिटर्न्स भी दे सकता है पर आपका एक सुपड़ा साफ भी कर सकता है, आपका जो पैसा है वो जीरो भी कर सकता है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की जी, मैं टेक्नोलॉजी से ही एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा कि सर AI को लेकर बड़ा काम हो रहा है, AI रिसर्च में भी बड़ा मदद कर रहा है, ट्रेडिंग में भी बड़ा मदद कर रहा है। मतलब मुझे याद है कि 2011-12 में शायद मैंने टेक्निकल एनालिसिस का जब कोर्स किया था, तो एक एक इंडिकेटर लगाने के लिए, एक ट्रेंड लाइन खींचने के लिए कितना समय लगता था। अब आप एक प्रॉम्प्ट लिखिए अच्छा सा और वो पूरे चार्ट का आपको बता देते हैं। आपको लगता है सर ट्रेडिंग के लिए ठीक है, अगर हम रिसर्च नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन AI का कोर्स तो कर सकते हैं? देखिए अगर आप AI का कोर्स नहीं करते या AI नहीं, मैं कोर्स नहीं कहता, AI नहीं सीखते, चाहे आप कोर्स से सीखो, फ्री में सीखो, वो आपकी कैपेबिलिटी है, तो आप बहुत जल्दी डायनासोर बन जाओगे। और डायनासोर के साथ क्या हुआ सबको पता है, सबको पता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि AI इज़ नॉट द फ्यूचर, AI इज़ द प्रेजेंट। तो ये फंड मैनेजर को भी सर रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और कई जगह करने लग गया है। एल्गो ट्रेडिंग में बहुत सारी जगहों पे एल्गोरिदम्स ने फंड मैनेजर को रिप्लेस कर दिया। यानी एक तरीके से आप ये समझिए कि जो काम एक 20 लोगों की टीम करती थी वो 2 लोगों की टीम में काम हो रहा है। टोटल रिप्लेसमेंट ह्यूमंस का भी नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन माइंड की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। पर पहले वो 20 माइंड्स की जरूरत पड़ती थी, अब वो 2 माइंड्स की जरूरत पड़ती है। पहले कॉल सेंटर रन हो रहे थे, कॉल सेंटर, आज आप चैट जीपीटी से बात करिए, आपको ऐसा लगता है आप ह्यूमन से बात कर रहे हैं। और मैं फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने APIs ले लिए हैं, जिन्होंने पेड वर्जन्स ले लिए हैं, जिन्होंने उसके ऊपर और कुछ टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी है। आज एक जो कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव होता है उसकी तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये होती है, उसको एक 1500-2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिप्लेस कर पा रहा है। सही बात है। पूरी बातें वो कर लेता है, उसको ज़्यादा अच्छे से कर लेता है, रात को 9 बजे भी करता है, छुट्टी भी नहीं लेता, चाय के लिए भी नहीं जाता, कॉफ़ी भी नहीं पीता, वॉशरूम भी नहीं जाता, कुछ नहीं करता है। वो कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल लेता है, और एक बंदा बैठा देते हैं, हाँ ठीक है कहीं गलती हो रही हो या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो AI ट्रेंड ना हो, तो उसके लिए एक बंदा बैठा होता है या कुछ एक सेट ऑफ बंदे बैठे होते हैं। तो जो काम वापस 100 लोगों से हो रहा था वो 10 लोगों से, 20 लोगों से होने लग गया। तो अब आप ये समझिए नई तरीके की जॉब्स आएंगी। जैसे कैलकुलेटर आया तो नई तरीके की जॉब्स आई, कंप्यूटर आया तो नई तरीके की जॉब्स तो AI से संजय सर भी स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं? देखिए स्टॉक ट्रेडिंग तो बिल्कुल चालू करा जा सकता है, पर मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मेरा वो उसूल में नहीं है। मैं जो मतलब फॉर मी आई हैव सम रूल्स ऑफ लाइफ,
तो मैं उनके हिसाब से जीता हूँ। मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, ये मेरा अपना हाँ, मैं डे ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करता, थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। वो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो पैसिव स्ट्रैटेजीज होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेरे को हेडेक नहीं लेना पड़ता। अच्छा, मतलब ऑप्शंस में भी आप पैसिव स्ट्रेटजी पर बिल्कुल काम करते हैं। चलिए सर, अब हम एक्शनेबल पॉइंट पर आते हैं। बाजार की जो स्थिति है सर, मौजूदा स्थिति है, बाजार में जितनी गिरावट है, जो कुछ है सामने है, ठीक है। अब आपने 39 इयर्स की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की। फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि मैं इसको पर्सनल फाइनेंस इसलिए कहता हूँ कि बिल्कुल पर्सनल है, जैसे हर आदमी की कुंडली अलग है, ऐसे उसका फाइनेंस अलग है। एक कॉर्पस मान लीजिए, आप कोई भी कॉर्पस मान लीजिए, मुझे 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, बाजार में गिरावट है, आपको लगता है ये मौका है? और उसके बाद आपको ये एक ऐसा रोड मैप बता सकते हैं लोगों को कि ठीक है भाई, तू हर महीने का इतना डाल, ऐसे डाल, ये काम कर ले, और तू 5 साल में इतना पैसा अर्न कर लेगा। ठीक, तो आते हैं आपके क्वेश्चन पे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप जब तक लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे तब तक आप वेल्दी नहीं बन सकते। अगर मैं 39 की उम्र पे, आपने जैसे कहा फाइनेंशियली फ्री हुआ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी 22 साल की उम्र में स्टार्ट हुई थी। इवन मेरे SIPs जो हैं वो 27-28 तक चालू हो गए थे प्रॉपरली, ओके। जब मैं 27-28 साल का हुआ था। और मैंने जब SIPs करनी चालू की थी तब इतना मुश्किल था SIP करना, कोई ऐप नहीं होती थी, KYC कराओ, नैश कराओ, अपना चेक दो, फिर वो नहीं लगता था, फिर वापस दो, और फिर फीस होती थी, और ये होता था, अकाउंट स्टेटमेंट महीने में एक बार आता था। आई थिंक वो लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि आप रोज़ नहीं देख पाते थे। ये बीमारी जो लोगों को लगी है ना, रोज़ देखने के बाद लगी है कि भाई एक सेकंड में आप देख सकते हो कि आपका म्यूचुअल फंड कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है। तो आई थिंक वो लाइफ ज़्यादा अच्छी होती थी, और जिसके लिए पुराने लोग पैसा कमा पाए। क्यों कमा पाए? क्योंकि वो लेके भूल जाते थे। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको एक मिनिमम 15 से 20 साल का टाइम देना पड़ेगा मार्केट्स को। मार्केट्स उससे नीचे में आपको वेल्दी नहीं बना सकते। बस मैं पहली चीज़ तो आपको यही बोलना चाहता हूँ। तो मतलब अगर 15 साल आपके पास नहीं है तो आप भूल जाओ फाइनेंशियल फ्री होना, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। मैं शेयर बाजार से आप, हाँ, आप अपनी स्किल से हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आमदनी 10 लाख स्टार्टअप बनाओ और कल को फंडिंग ले लो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। आपने या फिर बहुत हाई पेइंग जॉब ले लिया, बिल्कुल, या आपका कोई पैसिव इनकम आपने वो क्रिएट कर ली, कोई हसल इनकम क्रिएट कर ली, साइड इनकम, वो मैं नहीं कह रहा। इस स्टॉक मार्केट से आप पैसिव इनकम, या फिर अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको मिनिमम इसको 15 साल देने पड़ेंगे। अगर आप रेडी हो तो बात करते हैं। ठीक है, 15 साल दे रहे हैं सर, मैं दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, मुझे बना दीजिए 15 साल, ठीक है। अब रूल बड़ा सिंपल है, जितना आपका होराइजन लंबा होता है उतना आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटे छोटे उदाहरण दूंगा रियल टाइम। बिल्कुल। जनवरी 1995 में एक फंड आया, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, आज भी चलता है। जब भी कोई फंड आता है वो 10 रुपये का आता है, NFO आता है उसका, वो 10 रुपये का है। आज उस फंड को चलते हुए सर 30 साल हो गए। आज आपका एनी गेस वो फंड कितने का चल रहा है? SBI फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी, वो HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC 10 का कितना हो गया होगा? 300, 500। अभी वो चल रहा है 2000 रुपये, ओके, ठीक है। तो 10 रुपये का फंड, जो NAV उसकी है, हाँ, वो आज 2000 रुपये। वो 2200 गई थी, अभी 1900 हो गई, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए 30 साल की अवधि में उसने आपके 10 रुपये को कितना गुना कर दिया? 200 गुना कर दिया। बिल्कुल। तो कितना साल लगे? 30 साल लगे। किसी व्यक्ति ने उस टाइम 10 लाख डाला होता तो आज उसके पास 20 करोड़ होते। किसी व्यक्ति ने 10,000 की SIP करी होती हर महीने तो आज उसके पास 20 करोड़ रुपए होते हैं उस फंड में, जबकि उसके लगे होते 36 लाख रुपए। और इसमें रिटर्न्स क्या है? लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स है, 40% साल का, 50%। नहीं, ये मात्र 19% रिटर्न है साल का। तो हम हमेशा कहते हैं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर कमाने का सोचिए। जब आप ज़्यादा कमाने का सोचेंगे आप ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। आप ज़्यादा देर कमाने का सोचेंगे आप बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो लंबा चलना है, और लंबे में आपको खतरनाक रिटर्न मिलते हैं। फिर अब वो 2200 का फंड 1900 हो गया, फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को भाई। गिर गया 15%। तो ये 30 साल का आपको हैबिट बनाना है। अब आप ये कैसे बनाओगे? अब आपका अगला प्रश्न होगा सर 30 साल का पेशेंस, 15-20 साल का पेशेंस आता कैसे है? वो आता है जब आपके बेसिक्स ऑफ फाइनेंस ठीक होते हैं। आप जब गाड़ी में बैठते हो सबसे पहली चीज क्या करते हो? सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट लगाते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में सीट बेल्ट लगाई है? सीट बेल्ट किन चीजों पे होती है? रिस्क के लिए होती है। आप तो चाहते नहीं ना आपकी गाड़ी ठुके, बिल्कुल सही तो बात। ठुक सकती है, आप रोड पे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सीट बेल्ट लगाते हो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए। लाइफ में सिर्फ 3 ही अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस है, 3 ही रिस्क हैं बड़े। एक किसी की आमदनी खत्म हो सकती है,
एक किसी की हेल्थ खराब हो सकती है और किसी की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा और कौन सा रिस्क है? कोई और रिस्क नहीं है। ठीक है, पहला है आमदनी खत्म होना। तो आमदनी खत्म होने के लिए आपने इमरजेंसी फंड बनाया कि नहीं बनाया? मैं आपको लिख के देता हूं कि 95% लोग अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, 45 साल की उम्र के, जॉब चली गई, 3.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, 2 महीने बाद पैसे मांग रहे हैं कि मेरा घर नहीं चल रहा। मतलब 22 साल से आप नौकरी कर रहे हो, 3.5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, आपके पास 6 महीने का पैसे नहीं है। 20 लाख रुपए की मतलब खर्चा तो 1.5 लाख है, 10 लाख रुपए की कहीं एफडी वेफडी नहीं है। नहीं है जी। क्योंकि जब आ रहे थे तो दोनों हाथ से खुले उड़ाए। तो आपने पहला सीट बेल्ट नहीं पहना, तो पहला सीट बेल्ट पहना। दूसरा, हेल्थ खराब हो सकती है तो इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। सिंपल है, अच्छी इंश्योरेंस लो, 10 लाख 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले लो। तीसरा, आपकी किसी की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ले लो, उतने की ले लो ताकि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके लव्ड वंस जो सिक्योर हो जाए। अब ये हो गया। अब आपके पास है स्पेयर पैसा, आप उस स्पेयर पैसे को निवेश करो और उसको रहने दो मार्केट में जब तक रह सकता है। तो माय पॉइंट इज, हो क्या रहा है शुभम जी कि लोग जो है उस पैसे के साथ निवेश करते हैं जो उनका सीट बेल्ट होता है, वो उस पैसे से निवेश करते हैं जो बोरो कर लेते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए कितने लोग अपना गहना गिरवी रखेंगे, अपना उधार लेंगे कि पता नहीं उनको क्या चुल है कि 40% साल का रिटर्न बन जाए, 50% साल का रिटर्न बन जाए। कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। आप आराम से पहले अपनी सीट बेल्ट पहनिए, तीनों जो आपके बकेट्स हैं, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, को फुल कीजिए। और उसके बाद जो पैसा स्पेयर बचता है उसको अपने गोल्स के हिसाब से, आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, शादी करनी है, बच्चे पढ़ाने हैं, फाइनेंशियली फ्री होना है, यूरोप का ट्रिप करना है, कोई भी आपके गोल हो सकते हैं, माता पिता के लिए कुछ करना है, बीवी बच्चों के लिए कुछ करना है, जो भी गोल है उसके अराउंड आप एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए। अगर आपके गोल छोटे हैं, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल के, तो आप रिस्क कम लीजिए। अब हुआ क्या, 2020 में लोगों के गोल समझो थे 3-4 साल में, सर हमारे को ना एक छोटा सा एक 20-25 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने पैसा क्या, वो क्या देखेंगे कि कौन सा वो फंड है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। अरे अगर आपकी अवधि छोटी है ना, तो आपको ये देखना है कि कौन सा वो फंड है जो सबसे ज़्यादा कम गिरा है। एग्जैक्टली। क्योंकि आपका ड्यूरेशन ही छोटा है। मार्केट में 2-3 साल कुछ नहीं होता सर। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ अगर मार्केट ऐसी रहेगी ना, ये जो 20% का फॉल आया है, इसको रिकवर करने में 2 साल लग जाएंगे। एग्जैक्टली। पर इस रिकवरी के टाइम आधे लोग हार चुके होंगे और हम बैठ के वहां पे खरीद रहे हैं। तो जब 2 साल बाद मार्केट वापस घूम के जाएगी या 3 साल बाद जाएगी, तो हमारे पास इतने ज़्यादा यूनिट हो चुके होंगे कि वो जो इंक्रीमेंटल गेन होगा वो हमारे को बहुत प्रॉफिट दे देगा। तो आपको लगता है कि हर गिरावट, ये जो 15% 20% सुपर अपॉर्चुनिटी है सर, इससे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं हो सकती हम पे। हमें तो लगता है कि जब मार्केट गिरनी चाहिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो लोगों में दम नहीं होता वो चले जाते हैं मार्केट से, बहुत अच्छी बात है, कचरा साफ हुआ। और दूसरा, हमें मौका मिलता है सस्ते में सामान खरीदने का। सर आपका फेवरेट ब्रांड एप्पल अगर 10% सेल लगा देना आईफोन पे, तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। और वही एप्पल का शेयर 10% सस्ता हो जाए तो कोई देखता नहीं है, जो हाथ में शेयर होता है वो बेच देता है। क्यों भाई? क्या हो गया कंपनी में अचानक से, ऐसा क्या हो गया कि 10%? आज अगर हमारे देश की कुछ अच्छी चुनिंदा कंपनी, रिलायंस है, रिलायंस पीछे 25% गिर गई, मर गई क्या, खत्म हो गई क्या कंपनी? यूनिलीवर है, करीबन 2900 रुपये से 2200 रुपये आ गया। इन्फोसिस कल बहुत गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि वहाँ भी ट्रंप को वो हुआ पड़ा है कि भाई कुछ H1B वीज़ा पे कर दिया। तो मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म, आपको याद रखना है। राइट। और अगर आप मार्केट के इमोशंस के हिसाब से चलने लग गए ना दोस्त, तो आप तो फिर गए। अगर आप रिएक्ट करने लग गए ना मार्केट के इमोशंस को, तो आप पैसा नहीं बना सकोगे। तो आप अगर मुझसे पूछोगे संजय जी आपने पैसा कैसे बनाया, मैंने पैसा ऐसे बनाया कि मैं पैसा निवेश किया और उससे दूर हो गया। कैसी रही आपकी जर्नी? शुरुआत आपने कहाँ से की? मैंने पहली सिप कितने रुपए की थी? 2000 रुपये की। कौन सा फंड लिया था? मैंने लिया था, ये हमने लिया था रिलायंस का, तब रिलायंस होता था, निप्पॉन बाद में हुआ। रिलायंस का ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, टैक्स बचाने के लिए। टैक्स बचाने के लिए 2000 रुपये। हाँ 2000 रुपये वो फिर था। कैसे कैसे सिप करी? फिर अच्छा एक था और एक और HDFC का था, और HDFC का बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ उसमें, बंद हो गया वो SIP। अच्छा ये 2000 चलता रहा। तो 2013 में 5 साल बाद एक दिन मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट खोला, ऐसे पड़ा हुआ था टेबल पे, आया हुआ था। कौन से साल से शुरू किया था? 2008 से एकदम पीक पे, जनवरी 2008 समझ गया। पीक पे स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद मार्केट ऐसे गई 60% नीचे, फिर ऊपर आई। 5 साल बाद मैंने वो देखा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लागत थी 1,20,000 और मेरे पास थे 2-2.5 लाख रुपए के आसपास। डबल हो गए पैसे। तो मैंने कैलकुलेट किया, वो रिटर्न निकला 19%।
मतलब ये बढ़िया है यार, मैं यहाँ इतना सर्कस करता हूँ, स्टॉक खरीदता हूँ, बेचता हूँ, ऑप्शन खरीदता हूँ, बेचता हूँ, स्ट्रेस लेता हूँ, कुछ पैसा नहीं बना, उससे अच्छा तो यहाँ ऐसे बिना बैठे बैठे टाइम पास में 19% बन गया रिटर्न। उस दिन के बाद से हम सिर्फ SIP करते हैं और कुछ करते ही नहीं। मैंने सारे देख लिए जी, मेरे साथ बहुत लोग पढ़ते थे, बहुत लोग स्टॉक्स करते हैं, बहुत लोग, कोई मेरे जितने रिटर्न्स नहीं बना पाया। और वो पूरा टाइम बिजी रहते हैं, मैं पूरा टाइम फ्री रहता हूँ। मार्केट इज़ नॉट, हमारी जगह नहीं है मार्केट। हमारा एक ही काम है मार्केट में, बस बैठे रहो, और कोई काम नहीं है हमारा। हमारा काम मार्केट को लेके टिप्पणी करना या ये करना वो करना, मेरे हिसाब से वो नहीं है। हमारा काम है कि मार्केट में बस बने रहो बने रहो। तो आपका 10 रुपये का यूनिट 30 साल में जब 2000 हो जाएगा तो आपको फायदा ही तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। क्योंकि आप तो हर बार खरीद रहे थे, आपने 200 में भी खरीदा, 180 में भी खरीदा, 400 में भी खरीदा, 300 में भी खरीदा, 800 में भी खरीदा, 700 में भी खरीदा, 1500 में भी खरीदा, 1400 में खरीदा। तो हर बार आप तो फायदा लेके ही जा रहे हो। राइट राइट। तो मैं सिर्फ जर्नी को सिंप्लीफाई करता हूँ आप सबको। देखिए, 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। शुभम जी, एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव, आप नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, स्टार्टअप चला रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो। वहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनको काम किए बिना पैसे बन जाए, मेहनत ना करनी पड़े सर। ठीक है, वो सुबह आए, जॉब में आए तो अपना, वहाँ ग्रोथ के लिए कोई हंगरी नहीं है। पर जहाँ पैसिव की बात आ रही है कि मतलब जहाँ पे आपको सिर्फ निवेश करके भूलना है, वहाँ लोगों को पूरा टाइम एक्टिव रहना है। अच्छा कितना हो गया, ओहो ये 2% ऊपर हो गया, ये 1% नीचे गिर गया, अरे 2% ऊपर हो गया, काट दो, ये कर दो, ये खरीद लो, काट दो, खरीद लो, काट दो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही आपको खत्म कर देगा। सही बात है। एक बार मैं इनका रामदेव जी का इंटरव्यू सुन रहा था। बोलते मैंने भारतीय एयरटेल लिया, जब बहुत पहले की बात है, कंपनी अच्छी लगी, वो ऊपर गया, मेरी टीम ने आके बोला सर बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। बोलते हमने बेच दिया, बेचा, नीचे गया, फिर से ऊपर आया, हमने फिर से खरीद लिया। ठीक है, बुरी टीम, एक बार फिर कुछ हुआ मार्केट्स में, बोला बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो, तो बेच दिया, वो नीचे गया, फिर से ऊपर चला गया। बोलते ये सब सर्कस करने में हमने इतना बड़ा नुकसान किया जिसका हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बेचते थे और अगली बार उससे महंगा खरीदते थे। इससे अच्छा तो मैं पकड़ के बैठा रहता तो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा लेता। तो आपको ये देखना है कि आपको रिटर्न्स ऑप्टिमाइज नहीं करना है। वॉरेन बफेट की आप कोई भी बात सुन लो, वो आदमी को सुनने के बाद आपको ना कुछ दूसरा सुनने की जरूरत नहीं। वो आदमी क्या कहता है कि अगर आपको रिश्ता लंबा निभाना है ना, तो एक ही चीज़ चाहिए, अपेक्षा कम रखो। आपको अगर देखिए एम्प्लॉयर के साथ भी अच्छा रिश्ता निभाना है, अपेक्षा कम रखो, अपनी तरफ से पूरा दो पर अपेक्षा कम रखो। अगर आपको मार्केट्स में भी अच्छा रिटर्न कमाना है, अपेक्षा कम रखो। आप रखो कि मेरे को मार्केट्स 12-14% रिटर्न दे दे, पर 40 साल के लिए दे दे, 30 साल के लिए दे दे। आप देखो कैसे पैसे बनते हैं आपको। मैं आपके सामने साक्षात वो प्रोडक्ट हूँ जिसने अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं रखी, कम रखी। आज मेरा भी पोर्टफोलियो 20% डाउन है, पर मेरे को तो परवाह ही नहीं है। मैं तो उससे पैसा ही भी बढ़ा दी 10%। मतलब ये तो टाइम है खरीदने का। यही तो वो बड़ा फॉल आया है। हाँ 3 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं वापस रिबाउंड मारने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो अगले 15 साल रहना है मार्केट में, और अभी तो मैं 40 का हुआ हूँ, मैं तो रहूँगा 60 तक। और जब तक मैं 60 तक रहूँगा तो मेरे को पता है मेरा यूनिट जो है वो महंगा होगा ही होगा। होगा ही होगा, बिल्कुल। अच्छा मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छा अगर कोई विकल्प था तो मैं डाल देता, मेरे पास नहीं है। इससे अच्छा एक और विकल्प है मेरे पास, फिक्स डिपॉजिट है, पर फिक्स डिपॉजिट उतने अच्छे रिटर्न देता नहीं। सर गोल्ड पर आपका क्या कहना है? गोल्ड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। गोल्ड गद्दा होता है। मार्केट्स जब नीचे जाती हैं, गिरती हैं, तो गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आपके पोर्टफोलियो का एक थोड़ा सा हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए। गद्दा कितना बड़ा पोर्टफोलियो में? देखिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म अगर आप देखें 15-20 साल के होराइजन के लिए देखें, तो मेरे हिसाब से 10% आपके पोर्टफोलियो में एक एलोकेशन रहता है। और सर ये क्रिप्टो क्या है गद्दा? अगर वो है तो क्रिप्टो क्रिप्टो आपकी थाली का गुलाब जामुन है। ओके, एक ही खाइए, एक ही खाइए, थोड़ा बहुत रख लीजिए उसको भी, मतलब छोड़िए उसको भी। उसको छोड़ना मन है तो देखिए मैं क्या कहता हूँ, कभी भी आपको रिस्क लेना है ना, तो रिस्क उतना लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। बस आपको लगता है यार नहीं क्रिप्टो मेरे ना दोस्त लोग बोल रहे हैं क्रिप्टो, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा हूँ, मैं निवेश नहीं करता क्रिप्टो में, तो आपको वो करने के लिए आपको 1000 रुपये की SIP कर लो क्रिप्टो में, 500 रुपये की SIP कर लो क्रिप्टो में। आजकल क्रिप्टो में भी SIP हो जाती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। ठीक है, क्रिप्टो के US में ETF है, आप वो ETF खरीद लो 500 रुपये का महीने का। पर आप अगर ये सोचो कि मैं 50,000 रुपये महीने डाल सकता हूँ और मैं क्रिप्टो में 30,000 डालूंगा, तो दोस्त फिर तो आप फंसे। आप 50,000 डाल रहे हो, 1,000 रुपये डाल दो, 2,000 रुपये डाल दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी थाली जो है पूरी मिठाई की नहीं हो सकती, आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप थाली बना रहे हो तो ये जो गुलाब जामुन है वो एक हो सकता है, बाकी सब आपको दाल चावल
चाहिए होगा, रोटी चावल सब्जी साग सैलड चाहिए होगी। अच्छा संजय सर, ये जो आपने जैसे कहा, तो अब बिल्कुल मैं आपकी इस बात से मुतमईन हूँ और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे कि बाज़ार में धैर्य रखेंगे, लंबा चलेंगे तो चलेंगे। अगर बाज़ार में धैर्य रखना ही दरअसल अंतिम सत्य है, ठीक है, शाश्वत सत्य है। शाश्वत यही है कि आपको बाज़ार में लंबा चलना है जी। तो फिर ये डेली सिप और घंटों की सिप और महीने की सिप, मतलब अगर आपको लंबा चलना है तो आपको तो लोगों को ऐसी चीज़ की आदत या ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए कि आप मंथली डालिए। हम तो हफ्ते की सिप ले आ रहे हैं, डेली सिप ले आ रहे हैं, और हम फिर ये क्यों, ये तो फिर विरोधाभास है ना कि एक तरफ तो आप बात करें 25 साल की, 30 साल की, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप हर दिन की सिप डालिए। तो हम इतना शॉर्ट टेम्पर लोगों को बना क्यों रहे हैं फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर दिन की SIP आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। पता है क्यों? ये उन लोगों के लिए आ रही है जो सोशली वीक है। अभी SBI ने 250 रुपये की SIP चालू करी रिसेंटली। आप समझिए, एक दिहाड़ी मजदूर जो है वो दिन का 300 रुपये कमाता है, महीने का 25 दिन काम करता है, 7,500 रुपये कमाता है। आज एक बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट आई है 5 दिन पहले कि 90% भारत के जो लोग हैं वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कर ही नहीं सकते। मतलब आप अगर देखो ना, भारत एक्चुअली 140 करोड़ लोगों का देश नहीं है, मुश्किल से 10 करोड़ लोगों का देश है जो खर्च कर सकते हैं, बाकी लोग खर्च नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी को कुछ चलाना इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर क्या सोशल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी नहीं है? मेरे आज जो मेड है वो महीने की, उसकी हमने धमका धमकू के, मतलब एकदम सुनो के उसके पिछले कितने सालों से, ऑलमोस्ट 8-9 सालों से हम उसका SIP चालू चला रहे हैं। ठीक है, 200 रुपये 1,000 रुपये 500,000 रुपये से हम नहीं करी थी, हमने उसकी सैलरी काट दी। हमें पता था वो नहीं तो बर्बाद कर देगा, तो 1,000 रुपये उसके सैलरी से काट के हम ही डाल देते थे। ठीक है, आज वो कर करके 2,000 रुपये पहुँचा। वो वेरी गुड, मैं बहुत सराहता हूँ कि अब उसको बात समझ आ गई है। और जब वो अब अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखता बड़ा खुश होता है, वाह यार भैया हमारे पास भी थोड़े पैसे आ गए हैं। मतलब छोटा ही है, बहुत छोटा अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, मुश्किल से 3 लाख 3.5 लाख है, पर उसको लगता है 3.5 लाख रुपए मेरे उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि कल को जॉब वॉब चली गई, कुछ हो गया तो है मेरे पास भाई। हाँ, उनके लिए तो 30 महीने का, हाँ 30 महीने का उनका रनवे हो गया। तो मुझे लगता है कि सोशल इंक्लूजन के एंगल से और ईज के एंगल से ये बिल्कुल अच्छी बात है कि डेली SIP हो, कि एक दिहाड़ी मजदूर है 300 रुपये कमाता है, दिन में 50 रुपये 100 रुपये की SIP कर ले अगर कर सकता है तो, या 500 रुपये कमाता है या 1,000 रुपये कमाता है तो अधिकांश देखिए कोई भी स्कीम बनाई जाएगी तो लार्जर ऑडियंस के लिए बनाई जाएगी, आपके और मेरे लिए नहीं बनाई जाती। तो लार्जर ऑडियंस जो है उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर करना है तो उनको ईज देना पड़ेगा, इसलिए उनके जनधन अकाउंट्स खुले थे। तो मैं इस काफ़ी फेवर में हूँ इस चीज़ के कि लेके आना चाहिए उस सारी जनता को। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बात सिखाना कि लंबे रहो, यहाँ बस मुझे लगता है कि अभी भी सही काम नहीं हो रहा है। एम्फी का डेटा कहता है कि अगर एक व्यक्ति SIP चालू करता है तो 100 लोग चालू करते हैं समझिए, तो 5 साल बाद मात्र 11 लोग बच रहे हैं, राइट। 89 पीपल आर लिविंग द मार्केट इन 5 years। तो तुम पैसा कैसे कमाओगे? वेल्थ तो 15 साल में जनरेट होती है। अब सोचो अगर 5 साल तक ही 11 लोग रह गए तो 15 साल तक तो ये नंबर एक आदमी का रह जाएगा। तो अगर वो एक आदमी पैसा कमा लेता है तो फिर वो लकी नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड है। उसको समझ आ गई थी बात कि भाई लंबा चलना पड़ेगा अपने को, इसमें ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो अगर एक आदमी डिसिप्लिन्ड है तो फिर आप उसको लकी नहीं कह सकते। लकी नहीं। अब ठीक है सर, मान लीजिए कि बाज़ार की मौजूदा पे हमने बात कर ली, आपने बेसिक्स कर लिए, बैक टू बेसिक्स आ गए, सिंपल रखिए, सीधा रखिए। आज 10 लाख रुपए हैं मेरे पास जी, आज मुझे वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं जी। थाली कैसे सजाऊं और किस तरीके के फंड रखूं, कौन कौन से फंड रखूं जो मुझे 15 साल बाद अगर कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा अगर मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है तो। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप 10 लाख को एक अच्छा एलोकेशन देंगे तो आप हर 6 से 7 साल में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। तो यानी एक 15 साल की अवधि में आप अपने पैसे को करीबन 5 से 6 गुना कर पाएंगे। तो अगर आप 10 लाख से चालू होते तो 61 लाख रुपए तक आप पहुंच सकते हैं। अब थाली सजाइए, 70 से 80% थाली दाल चावल रखिए, 20% थाली को थोड़ा सा मिठाई और अलग अलग तरीके के स्वादिष्ट भोजन कर लीजिए। यानी कि आप रखिए अपने थाली में, आप रखिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरीके से रखिए। 50% आप लार्ज कैप में रखिए, 25-30% जो है आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दीजिए, 10% आप गोल्ड में डाल दीजिए और बचे हुए 10% से आपको जो करना है आप करिए। आपको लगता है क्रिप्टो में मैं डाल के रख देता हूँ, बिटकॉइन में डाल के रखता हूँ, आप बिटकॉइन में डाल दीजिए। आपको लगता है नहीं जी इस 10 लाख जो लास्ट का 10% है उसमें मैं आधा बिटकॉइन में डालता हूँ, आधा मैं मीम कॉइन्स में डाल देता हूँ, नो प्रॉब्लम, हमें कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आप थाली में, पूरी थाली में आपने सिर्फ 5% जो है एक गुलाब जामुन रखा है, बाकी सब आपने दाल चावल रख लिया। अगर आप इतना भी सिंपल कर देंगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ,
कि और अगर आपने 15 साल होल्ड कर दिया, आप 95% इन्वेस्टर से ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा रहे हो। आप कह रहे हैं 25-30% स्मॉल कैप और लार्ज मिड कैप रखिए। हाँ। सर लेकिन फंड मैनेजर तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस के एमसीज के कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं बनेगा, निकाल लो, बेच दो, ऐसा फिर। देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि आपको ये देखना है, अगर आप 15 साल के होराइजन पे हैं तो क्या भारत आगे नहीं बढ़ रहा है? क्या भारत की कंपनियाँ आगे नहीं बढ़ेंगी? क्या उनकी ग्रोथ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हमें किस बात की टेंशन लेनी? ये फंड मैनेजर सर आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सारे निवेशक शॉर्ट टर्म ही सुनना चाहते हैं। वो सुनना ही ये चाहते हैं कि सर 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 निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो, या डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। भाई अगर आप यही कर पाते, टाइमिंग कर ही पाते, तो आपने 26,000 जब मार्केट हुई थी सितंबर 27 को, तो पैसा क्यों नहीं निकाला? उस दिन ने किसी ने आके क्यों नहीं बोला ये बात? आप मुझे बताइए कि अगर इतने ही सारे समझदार हैं तो 27 सितंबर को आके सबने ये बात क्यों नहीं बोली कि आज से लेके मार्केट जो है 15% गिरेगी? तब तो कोई नहीं बोला। हाँ, 2,000 लोगों में से एक आदमी ने बोला होगा, वो एक आदमी बोल देगा देखो मैंने तो कहा था, ठीक है जी, वेरी गुड। पर 1999 तो उस दिन कह रहे थे और डालो, भारत की स्टोरी बहुत बढ़िया है बढ़िया है। गिर गया मार्केट 15%, गिर गया मिड कैप 20%, स्मॉल कैप 20% गिर गया। किसी के कंट्रोल में नहीं है ये सारी चीज़ें। जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक ये लेवल है। आपने अभी शुरुआत में बोला कि एक लाइन लगा के बैठे थे 80,000 पे, गिर गया ना बिटकॉइन उससे नीचे, वो आपकी सुनेगा क्या? ये सब आपके माइंड के पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, कि अच्छा ठीक है, इससे नीचे गिरा तो मैं कुछ एक्शन लूंगा, इससे ऊपर गया तो मैं कुछ एक्शन लूंगा। पर ये उनके लिए जो डे ट्रेडर्स हैं। जिस आदमी ने क्रिप्टो, अगर समझिए, अगर मैं एक व्यक्ति से मिला दुबई में, मैं दुबई गया था एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में, मैं इन्वाइटेड था वहाँ पे, और हम बात कर रहे थे क्रिप्टो और ये वो पे, तो वो व्यक्ति आके चिल बैठा है, कुछ नहीं, को उसको टेंशन नहीं है। तब है ना बिटकॉइन $11,000 गिर गया था, मतलब 69 था, 69 से $11,000 हो गया था, और सब टेंशन में, अरे बिटकॉइन इज डूइंग दिस दैट, सारे अंग्रेज बैठे था। ये भाई मस्त कर रहा है, बोलता है, मैं मिला उससे, बोलता है संजय मैं ना बिटकॉइन में तब से SIP कर रहा हूँ जब बिटकॉइन $1 का था, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं $1 पे भी डाल रहा था, $2 पे भी डाल रहा था, 69 पे भी डाला है, 11 पे भी डाल रहा हूँ, आगे भी डालता रहूँगा। मेरे को 30 साल होल्ड करना है। तो आप जब तक ये सोचते रहोगे अच्छा अब डालूँ अब निकालूँ, अब डालूँ अब निकालूँ, आप पैसा नहीं बना सकते। और यही मैं वापस उसी बात पे आऊँगा, 27 सितंबर को एक व्यक्ति बता दो जिसने बोला था कि निफ्टी 15% गिर जाएगी। बिल्कुल। आज बोल रहे हैं जब मार्केट गिर चुकी है। तब आके मिस्टर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़े फंड मैनेजर ने आके बोला कि स्मॉल और मिड कैप से बाहर हो जाओ। तब क्यों नहीं बोला? सही आप बात ही के है। AMC की स्कीम्स चल रही है। हाँ, तो ये मुझे लगता है ये सब हमारे क्या न्यूज़पेपर के लिए, इकोनॉमिक टाइम्स के लिए और ये सब के लिए बहुत मज़ेदार आर्टिकल्स हैं। हमारे जीवन में, आम व्यक्ति के जीवन में आप अपने फाइनेंस के रूल्स सिंपल रखिए, अपनी सीट बेल्ट पहनिए, अपने बकेट्स को सेट करिए, इमरजेंसी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अपनी इनकम एक्सपेंसेस का ध्यान रखिए और गोल के हिसाब से निवेश कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मैंने तय किया था कि 40 की उम्र में मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा। भगवान ने मुझे 38.5 में कर दिया। ये भगवान की मेरे पे कृपा थी। अगर भगवान मेरे पे कृपा नहीं करते तो मैं 42 की उम्र में हो जाता। इतना ही फ़र्क होता, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। क्योंकि जब आप लॉन्ग इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता भगवान थोड़ी हो यार 40 की उम्र में जाते ही आपने एक्सपेक्ट किया था आपने 5 करोड़ होंगे तो 40 में ही 5 करोड़ होंगे, 41 में भी हो सकते हैं, 39 में भी हो सकते हैं। चलिए अंतिम दौर में हैं हम अपने पॉडकास्ट के। सर अब एक रैपिड फायर राउंड है, मैं 5 सवाल आपसे पूछूंगा जिनका जवाब मैं या तो एक शब्द में या एक लाइन में चाहूँगा। ठीक है। सो मेरा पहला सवाल ये रहेगा सर कि एक आपकी पूरी जर्नी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की थी, इस पूरी जर्नी में कोई एक पछतावा या एक आपको लगा हो कि यार शुभम ये गलती हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी? दोस्तों को उधार देना। पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था शुभम? 2000 की सिप तो आपने जैसे मुझे बताया शुरू किया, लेकिन शुभम वो टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मैंने ये किया ना, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मार्केट्स को देखना बंद कर दिया। स्टॉक मार्केट देखना बंद कर दिया? मतलब उस पर रिएक्ट करना बंद कर दिया। देखना बंद करना गलत बोलूंगा, देखता था, ऐसा नहीं था। रिएक्ट करना बंद कर दिया, जो डिसिप्लिन फॉलो करना था वो फॉलो किया। रब सिप डाला और वो नहीं। मौजूदा बाजार की स्थिति में कोई एक सलाह जो आप अपने हर सोशल मीडिया फॉलोअर को देना चाहते हो कि अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो, मेरी बात पे भरोसा करते हो, एक काम जो आज कर लो? एक तो बने रहो, बाहर मत निकलो। दूसरा, अगर आपने अपने बेसिक्स जो सेट नहीं करे तो उन बेसिक्स को सेट कर लो। और तीसरा, इसी में एक और चीज़ कहूँगा, उधार लेके निवेश मत करना। बस
उधार लेके निवेश नहीं करना नहीं करना है। क्योंकि उधार का ब्याज रोज जाता है, निवेश का रिटर्न 10 साल बाद आता है। उधार का ब्याज रोज जाता है और निवेश का रिटर्न 1 साल बाद आता है। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है, फाइनेंशियल फ्रीडम को भी क्या आपने गोल के तौर पे रखा था, या बस ये था कि कर रहे थे कुछ और हो गई, या आपको लगता था नहीं 15 साल पहले से आप एक जर्नी लेकर चले थे गोल की तरह? मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गोल की तरह लेके चला था, मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मैं 40 से पहले फ्री हो जाऊंगा। फ्री का मतलब ये था किसी और के लिए नौकरी नहीं करूंगा। हाँ, बिल्कुल। फ्री दो तरीके का होता है कि एक तो बिल्कुल ही फ्री हो गए, एक हो गया कि आपको अब एक्सटर्नल निर्भरता नहीं है। तो मेरे एक्सटर्नल निर्भरता बिल्कुल मैंने बंद करनी थी, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था अपने लिए। और उसके लिए जब कैलकुलेटर नहीं होते थे इंटरनेट पे, मैं एक्सेल पे कैलकुलेट करता था अपनी SIP अमाउंट्स कितने होने चाहिए, उसको मुझे कितना स्टेप अप करना चाहिए। 2010-11 में ऐसा कोई कैलकुलेटर आता ही नहीं था। आता नहीं था। तो मैं, क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे पास एक 2,500 रुपये का कैलकुलेटर होता था। वो 2,500 रुपये के कैलकुलेटर से और या फिर एक्सेल शीट से मैं अपनी खुद की पूरी जर्नी प्लान करता था। ऐसी कई मेरी एक्सेल शीट्स दिख जाएंगी मुझे अगर मैं पुराने कंप्यूटर को खंगालूंगा, जिसमें मुझे वो सारी शीट्स मिलेंगी जहाँ मैंने विजुलाइज किया था कि ये इसमें मैं 10 साल पैसा डालूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, इसमें मैं 20 साल डालूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। उसमें से काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सच भी हुई हैं। सच भी हुई है जी। चलिए, एक कोई अगर आप बताना चाहें कोई एक म्यूचुअल फंड की कोई एक स्कीम जो आपको लगता है कि शुभम, ये कोई भी गोल हो, छोटा हो बड़ा हो, 250 वाली सिप कर रहा हो या 50,000 रुपये महीने ही कर रहा हो, ये फंड ये स्कीम सबके पास होनी चाहिए? मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के पास एक देखिए, छोटी अवधि की नहीं, मैं कहूँगा 7 साल के आसपास अगर आपकी अवधि है या उससे ज़्यादा है, तो एक मल्टी कैप फंड ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मल्टी कैप फंड आपको बहुत अच्छी फ्रीडम देता है। मल्टी कैप फंड में अगर 100 रुपये निवेश करना है तो फंड मैनेजर को कंपलसरी होता है लार्ज कैप में 25, मिड कैप में 25, स्मॉल कैप में 25, और बचा हुआ 25 जो है इज़ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर। मतलब फंड मैनेजर अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकता है। इस वजह से आपका पैसा तीनों मल्टीपल कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में रहता ही रहता है। तो मल्टी कैप एक मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, आप चॉइस कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है पूरा पॉडकास्ट आपने अगर सुना होगा, गुना होगा, समझा होगा और आत्मसात करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है उसको बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे, उसको हासिल कर पाएंगे। मल्टी एसेट फंड का जिक्र किया संजय जी ने। इस बार अमर उजाला बोनस जो मंथली मैगजीन हमारी आती है, उसका जो टॉपिक था, थीम बेस्ड मैगजीन होती है, उसकी थीम भी दरअसल मल्टी एसेट फंड ही थी। अगर आप चाहते हैं वो मैगजीन आपको मिले तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको वो PDF भिजवाऊँगा। और अगर आप ऑनलाइन इसको पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन उसका लिंक भी शेयर करूँगा। इस पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन सर एक मेरा पर्सनल सवाल था इस पॉडकास्ट से अलग, वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग कहीं ना कहीं मेरे दिल के भी करीब रही है। आपने एक बात कही कि शुभम एक ऑप्शन की मेरी स्ट्रेटजी है जो पैसिव इनकम देती है। सर वो स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हम लोग उसे फॉलो कर सकते हैं? देखिए, मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है एक्चुअली। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम देश की कोई भी बड़ी कंपनी उठा लेते हैं, 5 सबसे बड़ी कंपनीज। अब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं करता, मैं कंपनीज पे करता हूँ, स्टॉक्स पे करता हूँ। अब जनरली 85 to 90% ऑफ द टाइम मैं अगर आपसे पूछूं कि रिलायंस एक महीने में अपने ओपनिंग प्राइस से कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है आपके हिसाब से? 5-5%, 10-10%, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं जा क्योंकि सकता। बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनीज है। सेम चीज़ TCS है, सेम चीज़ इन्फोसिस है, सेम चीज़ मानो, बिकॉज दे आर अल्ट्रा लार्ज कैप्स। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, और कोई बड़ा अनफोर्सीन इवेंट हो जाए अलग बात है, लेकिन हाँ ये माना जाता है हाँ, कि मैं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा 80 to 90% ऑफ द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 10% टाइम तो आएगा ऐसा कभी रिजल्ट आ गया। अच्छा, वो भी आपको मोटा मोटी पता होता है कौन से ऐसे टाइम्स है, जैसे अभी टाइम खराब है तो आप दूर रहो। आपको पता है रिजल्ट आने वाला और वो है, इलेक्शन है। और वो भी मुझे लगता है ना सर कि अगर आप ओपनिंग से और क्लोजिंग 1 तारीख से 30 तारीख देखेंगे तो हो सकता है वो भी सब खड़गड़ गड़गड़ करके अंत में आएगा वहीं वहीं आएगा वहीं। तो हम क्या करते हैं सर, जो अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज है उसमें जो ओपनिंग प्राइस है उसके 10% ऊपर का कॉल बेच देते हैं, 10% नीचे का पुट बेच देते हैं और बैठ जाते हैं। ओके। इसमें हमारा लागत लगती है एक लॉट पे 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में, और रिटर्न बन जाता है 2 से 3% के बीच में। तो आप ये ऑप्शंस में करते हैं। हाँ। और जैसे मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अभी 1200 है, ठीक है जी, तो 1320 का कॉल बेच दिया और 1080 का पुट बेच दिया, दोनों जगह बेच दिया, दोनों बेच दिया। ठीक है। क्योंकि एक पागल वहां बैठा है जिसको लग रहा है कि रिलायंस 1380 चला जाएगा, ठीक है, या 1320 चला जाएगा, और एक पागल वहां बैठा है जिसको लग रहा है कि रिलायंस 1080 से नीचे चला जाएगा। तो उन दोनों पागलों को उनके उनके ऑप्शन बेच देता हूँ, लॉटरी की टिकट बेच देता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग कब? कभी देखो, कभी कभी नसीब अच्छा होता है ना, तो डीके 2 हफ्ते के अंदर ही मिल जाता है। स्टॉक हिला ही नहीं, 1200 भी खड़ा रह गया, तो हमारे को तो डीके मिल रहा है, तो फटाक से 2 हफ्ते के अंदर ही 80% प्रॉफिट आ जाता है, तो हम बुक करके निकल जाते हैं।
कभी कभी मूवमेंट आ जाती है तो वेट करते हैं, एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले बाहर हो जाते हैं। तो वो पॉइंट क्या होता है जहां आप ये टारगेट मानते हैं कि हाँ यहाँ मैं बेच दूंगा? 80% ऑफ माई प्रॉफिट, क्योंकि हमारे को पहले दिन ही पता होता है हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लॉट लिया, 1 लाख रुपए लग गया और उस पर 3,000 रुपये का प्रॉफिट होना है, तो 3,000 का 80% मतलब 2,500 के आसपास जैसे प्रॉफिट आएगा हम बाहर हो जाते हैं। 2,500 जैसी प्रॉफिट आता है वो बाहर हो और वो 2,500 का प्रॉफिट दोनों जगह बाय करने के बाद होना चाहिए। हाँ, जब आप एग्जिट करोगे तो बाय कर लेते हो पोजीशन को, दोनों को पोजीशन को Buy बाय कर करोगे। लेते हो, हाँ। और तो खर्चा काट के 2,500 रुपये जेब में आ रहे हैं, मैं निकल जाऊँ। बस बस। और इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे प्रॉफिट का 1 से 2% होता है, बस हाँ। क्योंकि इसमें हैवी ट्रांजैक्शन है, डेली नहीं है, नहीं है। तो 1 या 2 बार ही पूरे महीने में हम अच्छा कभी कभी महीना बहुत अच्छा जाता है तो हम पोजीशन को वो भी कर देते हैं, एडजस्ट करके क्लोज ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है ये तो एकदम अभी भैंस हुआ है, हिल रहा ही नहीं है। तो और मार्केट्स में हमने पूरी बैक टेस्टिंग करी है, इसमें 70-80%, 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत टाइम ये रेंज में रहता ही रहता है। सिर्फ कभी कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस हो गया तो वो नीचे जाता है, और वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस में से भी 50% सर्कमस्टेंस प्रिडिक्टेबल है। प्रोडक्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आने वाला है, या फिर कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, बजट आने वाला है, ठीक है, कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, या कोई बड़ा इवेंट है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, या फिर कुछ और बड़ा इवेंट हो रहा है, टैरिफ लगने वाले हैं। मार्केट्स ओवरऑल एक डायरेक्शनल, जब मार्केट्स डायरेक्शनल हो जाती है हम हट जाते हैं। हमें जैसे मार्केट्स डायरेक्शनल, हमें डायरेक्शनल मार्केट्स नहीं पसंद है, हम जिग-जैग चलती रहे। हाँ, बस ऐसे साइडवेज चलती रहे, हौले 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 हौले, बस हमारे को वो पसंद है, तब हमारा अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। हम लोग देखो हमारे लिए क्या होता है कि हम ETF, हम लोग ने जैसे मैंने बॉन्ड्स लिए, समझो मैंने 10 लाख रुपए लगाना है, तो मैं 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स लेता हूँ सरकार से, वो बॉन्ड मेरे को 7% देते हैं, उन बॉन्ड्स को मैं प्लेज कर देता हूँ, उस बॉन्ड्स पे मैं ट्रेड करता हूँ, उस पर अनदर 15-20% साल का बना लेता हूँ, तो ओवरऑल 22-23% का रिटर्न बन जाता है। 22-23% का, और मेरे हिसाब से वो बहुत है, मेरे को इससे ज़्यादा लालच नहीं है। 22-23% का रिटर्न वाकई बहुत है। मतलब रूल ऑफ 72 के हिसाब से हर 3 साल से 3-4 साल में 4 साल पैसा अपना डबल कर लेते हैं। डबल। पर आप ट्रेडिंग से किसी से भी पूछ लो, सबको लगेगा ये सबसे घटिया रिटर्न है, सबकी एक्सपेक्टेशन है महीने का 10%। वो तो मतलब ठीक नहीं है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये मानसिकता है, यही इसीलिए हम पैसा बना पाते हैं और वो लोग नहीं बना पाते, क्योंकि दे आर चेजिंग रिटर्न्स, वी आर चेजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ वो प्रॉफिट चेज कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट चेज कर रहे हैं। उनको चाहिए बहुत प्रॉफिट हो पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो, हमारे को चाहिए रिस्क कम हो प्रॉफिट भी कम हो, चलेगा। राइट। मतलब फिल्म का डायलॉग था ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, हाँ। बाबू मोशाय। तो मुझे लगता है कि संजय सर की पूरी बात सुन के मुझे समझ में ये आया कि निवेश लंबा होना चाहिए। Yes. बहुत बड़ा ना हो तब भी चलेगा बाबू मोशाय। सर बार बार एक ही लाइन बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं ज़्यादा देर कमाना है। ज़्यादा देर कमाना है, बिल्कुल। पूरी उम्मीद है आपको ये शुभ लाभ का एपिसोड पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक इसको पहुंचाइए। अगले एपिसोड में फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ मैं आऊँगा और संजय जी से मैं फिर निवेदन करूँगा, फिर नए नए एपिसोड में उनके साथ मिलेंगे और नई नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक एपिसोड मेरा सर के साथ और पेंडिंग है, फैमिली ऑफिसेज पर, उस पर भी हम बात करेंगे। नई वैसे दुनिया जनता है। से पूछते हैं, अगर उनको चाहिए तो पार्ट 2 लिख दीजिए कमेंट पे, तो अगर जैसे आप पार्ट 2 लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे पार्ट 2 तो मैं पार्ट 2 संजय जी के साथ लेकर आऊँगा। और फैमिली ऑफिस एक नई दुनिया है दोस्तों, मैंने भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सुना है, लेकिन ना कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ और फैमिली ऑफिसेज, ब्लॉकचेन, AI की दुनिया, क्रिप्टो की दुनिया, इनको मैं एक्सप्लोर करूँगा। इस पूरे एपिसोड में मैं अलग अलग शोज़ के अलग अलग एपिसोड में मैं इसी की गुत्थियों को सुलझाऊंगा। संजय जी से आप फिर मिलना चाहते हैं, मुखातिब होना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर लेकर आऊँगा आपसे प्रॉमिस। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।